भारत के डेयरी सेक्टर में जो हाल ही में अडल्ट्रेशन की रिपोर्ट सामने आ रही है, वो सिर्फ एक फूड सेफ्टी इशू है या फिर इसके पीछे है कोई बड़ा ट्रेड स्ट्रेटेजी? इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस के बाद अचानक से दूध और घी में मिलावट की खबरें आना क्या आपको सिर्फ एक संयोग लगता है? चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं इन तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की और साथ में एक लॉजिकल एनालिसिस भी करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है। भारत की एनुअल मिल्क प्रोडक्शन 220 मिलियन टन से भी अधिक है। भारत का डेयरी सेक्टर मुख्य रूप से कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित है, जैसे अमूल, मदर डेयरी, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन। इस सेक्टर में करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं। अब यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। भारत ने हिस्टोरिकली डेयरी इंपोर्ट्स के लिए हाई टैरिफ्स मेंटेन किए हैं। कई मामलों में इंपोर्ट ड्यूटीज 30 से लेकर 60% तक हो जाती है और यही कारण है कि यूएस डेयरी कंपनीज आसानी से भारत में नहीं आ पाती। अब चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं और पहुंचते हैं 1980s में। 1980s में वनस्पति यानी कि हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल काफी ज्यादा लोकप्रिय था। सबसे बड़ा नाम था डालडा। 1980s में अचानक से हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी। ट्रांस फैट को लेकर कई रिसर्च सामने आए। कंज्यूमर्स को जब ये रिपोर्ट समझ में आए तो उन्होंने अपना रुख धीरे धीरे रिफाइंड ऑयल्स की तरफ किया, जैसे सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल। अब एक बात को समझिए, ये सभी की सभी रिपोर्ट्स विदेशी कंपनियों ने बनाए थे। इन रिपोर्ट्स में किसी भी भारतीय कंपनी का आधार नहीं लिया गया था। ये वो टाइम था जब भारत में रिफाइंड ऑयल का प्रोडक्शन काफी कम था। मगर जैसे ये रिपोर्ट सामने आए, जैसे ही कंज्यूमर्स ने अपने टेस्ट को बदला, डालडा का मार्केट अचानक से गिर पड़ा और रिफाइंड ऑयल्स का मार्केट अचानक से बढ़ गया। मगर रुकिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जान लीजिए कि इस चीज को बोला जाता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि डालडा को जानबूझकर गिराया गया ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। यानी सवाल है, जवाब नहीं। अब आते हैं वर्तमान मुद्दे पर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिनकी जिम्मेदारियां हैं फूड स्टैंडर्ड्स बनाना, टेस्टिंग लैबोरेटरीज को अप्रूव करना, लाइसेंसिंग और प्रोडक्ट रिकॉल सिस्टम बनाना, इन्होंने क्या अपना काम पूरी तरह से किया? देखिए, भारत में बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। भारत की फूड सप्लाई चेन काफी ज्यादा फ्रैगमेंटेड है। लाखों छोटे डेयरी फार्मर्स हैं, इनफॉर्मल वेंडर्स हैं, स्टेट लेवल एनफोर्समेंट चैलेंजेस हैं। एडल्ट्रेशन जैसे पानी मिलाना, स्टार्च मिलाना, सिंथेटिक मिल्क बनाना, ये ऐसी समस्याएं हैं जो दशकों पुरानी है। मेजॉरिटी केसेस में आम जनता को या तो अडल्ट्रेशन का पता नहीं होता या फिर वो अडल्ट्रेशन की आदी हो चुकी होती है। अगर FSSAI अपना काम स्ट्रिक्टली करे तो हो सकता है कि अडल्ट्रेशन को पूरी तरह से रोका न जाए, क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा देश ज्योग्राफिकली काफी ज्यादा डाइवर्स है और पॉपुलेशन काफी हाई। मगर हाँ, अडल्ट्रेशन को एक हद तक कंट्रोल जरूर किया जा सकता है, मगर आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अगर यहीं पर हम बात करें इंडिया यूएस ट्रेड डील्स की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेक्टर नजर आएंगे, जैसे डिफेंस, सेमीकंडक्टर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, सप्लाई चेन, मगर आपको डेयरी मार्केट यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी भारत ने अपने डेयरी मार्केट को यूएस के लिए नहीं खोला है। यानी अगर आप रूल बुक को चेक करें तो सब कुछ आपको ठीक ठाक नजर आएगा। साथ में एक लॉजिक ऐसा भी दिया जा रहा है कि मिल्क जो है वो एक हाईली पेरिशेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट है। इसकी शेल्फ लाइफ काफी कम है, जिसके वजह से इसको इंपोर्ट कर पाना काफी ज्यादा अनइकोनॉमिकल है। ये पूरी चीज आपको बोल्ड में बताई जा रही है, मगर उस बात को समझिए जो ब्रैकेट में है, जिसकी बात आपको कोई नहीं बता रहा। अगर किसी भी कंपनी को मिल्क एक्सपोर्ट करना है तो वो मिल्क को कभी भी रॉ फॉर्मेट में या फिर लिक्विड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट नहीं करेगा। वो उसको करेगा मिल्क पाउडर के फॉर्मेट में, जिसकी शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है। एक बार मिल्क पाउडर इंपोर्ट हो जाए, फिर उसको वापस से मिलाया जाता है पानी में और फिर से तैयार हो जाता है उसी क्वालिटी का मिल्क। यानी रूल बुक के हिसाब से मिल्क इंपोर्ट नहीं हो सकता, मगर उसी रूल बुक के बाहर अगर हम देखें तो मिल्क पाउडर जरूर इंपोर्ट हो सकता है।
अब किस तरह से रूल बुक का इस्तेमाल करते हुए फॉरेन ब्रांड्स को एस्टैब्लिश किया जाता है, इसका हमको सबसे परफेक्ट एग्जांपल मिलता है वापस से 1990s के दशक में। 1990s का पीरियड अगर आप उठाकर देखें तो आपको हर साल या फिर हर 1-2 साल के बीच भारत से आती हुई ब्यूटी क्वींस मिस यूनिवर्स या फिर मिस वर्ल्ड का खिताब जीतती हुई दिखेंगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अचानक से पूरी दुनिया को 1990s के दशक में ही पता चले कि भारत से बहुत सारी ब्यूटीफुल महिलाएं आती हैं। तो फिर इसका राज क्या था? 1991 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है भारत के इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इस साल हुआ था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इन ब्यूटी पेजेंट्स और इन ब्यूटी क्वींस के जरिए भारत में भर भर कर फॉरेन ब्यूटी ब्रांड से एंट्री ली। ऑब्वियसली एक तरह से ये अच्छा है, मगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा भारत के ही ब्यूटी ब्रांड्स पर। इस पूरे चीज को लेकर न तो कभी किसी ने डिटेल्ड रिपोर्टिंग की, और अगर किसी ने की भी तो इस पूरे चीज को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अडल्ट्रेशन एक सीरियस इशू है, रेगुलेशन स्ट्रेंथन करके इसको कम किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है, मगर वहीं पर हर चीज को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलकर ब्रश असाइड कर देना ठीक नहीं है। अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब आना जरूरी है। ठीक उसी तरह से अगर किसी को डाउट है तो उस डाउट को हटाने के लिए एविडेंसेस जरूरी हैं। एविडेंसेस कभी भी खुद ब खुद चल के सामने नहीं आएंगी, उनको खोजना पड़ेगा, और जब तक ये एविडेंसेस सामने नहीं आएंगी हम हर एक डाउट पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का लेबल चिपकाते रहेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए कि दुनिया में कोई भी चीज जस्ट कोइंसिडेंस नहीं होती। तो इस पूरे विषय को लेकर आपकी सोच क्या है, हमको कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपको वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।